हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूटी विद डॉटर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सिलेबस वाइज क्वेश्चन को। मैंने आज इस टॉपिक के इस वीडियो के थ्रू मैंने आपके सारे टॉपिक्स को कवर किया है। वैसे सारे टॉपिक तो कवर नहीं हुए, मैंने नेक्स्ट वीडियो में 2-3 वीडियो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का लेके आऊँगी जिसमें आपके टॉपिक को कवर किया जा सके। मैंने 50-50 क्वेश्चन का बनाऊँगी ताकि जितने भी नेशनल प्रोग्राम्स है, वाटर एंड सैनिटेशन है, सारे टॉपिक को कवर किया जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ इज, तो इसका आंसर आएगा हेल्थ के अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार हेल्थ की क्या परिभाषा है। तो हेल्थ की परिभाषा है हेल्थ इज ए कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब कि स्वास्थ्य बीमारी का अभाव नहीं है बल्कि क्या है, संपूर्ण शारीरिक और मानसिक और सामाजिक सुख है। ठीक है, इसका अर्थ है। तो WHO के अनुसार क्या है, WHO के अनुसार हेल्थ की परिभाषा क्या है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग नॉट merely द absence ऑफ डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द मेन गोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मेन गोल क्या है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मेन गोल है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, तो क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या करता है, फोकस करता है प्रिवेंटेशन के ऊपर, प्रमोशन के ऊपर और मेंटेनेंस के ऊपर। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फोकस ऑन प्रिवेंटेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ इन फैमिली एंड कम्युनिटी। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य को सुधारना है और बीमारियों को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, WHO वाज स्टैब्लिश। WHO कब स्टैब्लिश हुआ था। तो WHO स्टैब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। तो इसका आंसर आएगा बी, 1948। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज अडॉप्टेड। इंडिया ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी को कब अडॉप्ट किया। तो इसका आंसर आएगा 1983, ऑप्शन नंबर ए 1983। भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में बनी थी जिसका नारा था हेल्थ फॉर ऑल बाय 2080। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, आ सकता है कि भारत में फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब बनी थी। तो भारत में फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी थी 1983 को। ठीक है, इसका क्या नारा था, इसका नारा ये था कि हेल्थ फॉर ऑल बाय 2080, मतलब कि हेल्थ पर सबका अधिकार है, सारे लोगों का हेल्थ पर अधिकार है। ठीक है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी जाति के हो, तो उन सब का क्या था, हेल्थ पर अधिकार है। इसलिए हेल्थ फॉर ऑल बाय 2080 का किसका नारा था, ये राष्ट्रीय हेल्थ पॉलिसी का नारा था जो 1983 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 1 PSC मतलब कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर कवर करता है कितने पॉपुलेशन को कवर करता है PSC। तो PSC कवर करता है 30,000 पॉपुलेशन को। ठीक है, तो प्लेन एरिया में 30,000 पॉपुलेशन को करता है, मैदानी क्षेत्र के लिए है, और 20,000 जो है वो आबादी जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बनाई गई है। इसलिए 1 PSC कितने पॉपुलेशन को कवर करता है। तो जो एक PSC होता है वो 20,000 से लेकर 30,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। ठीक है, 20,000 पहाड़ी क्षेत्रों के लिए और 30,000 जो है वो मैदानी क्षेत्रों को कवर करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 1 सब सेंटर कवर पॉपुलेशन। एक सब सेंटर कितने पॉपुलेशन को कवर करती है। तो एक सब सेंटर 3,000 से लेके 5,000 पॉपुलेशन को कवर करती है। सब सेंटर ग्रामीण क्षेत्र में सबसे छोटी स्वास्थ्य इकाई होती है। ठीक है, जैसे कि अगर एक गांव है, ठीक है, तो एक गांव में क्या रहेगा, एक गांव में ये सबसे छोटी इकाई होगी, मतलब छोटा सा सब सेंटर होगा। ठीक है, वहाँ पे PSCs होंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, ब्लॉक लेवल में क्या होगा, ब्लॉक लेवल में CSC होगा। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि एक क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे क्या होगा, ये ग्रामीण क्षेत्र में जो सब सेंटर होता है सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, जो 3,000 से 5,000 लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देती है। जिस गांव में 3,000 से जो 5,000 जो लोग होते हैं, ठीक है, उस गांव के जितने इस गांव के अंदर एक सब सेंटर होता है। तो सब सेंटर के में जितनी पॉपुलेशन है, मान लो 3,000 से लेके 5,000 जो लोगों को क्या करती है, वो स्वास्थ्य सेवाएं देती है। इसलिए 1 सब सेंटर कितने पॉपुलेशन को कवर करती है। तो 1 सब सेंटर 3,000 से लेके 5,000 पॉपुलेशन को कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द मेन एम ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन का एम क्या था। तो द मेन एम ऑफ हेल्थ एजुकेशन है बिहेवियर चेंज। हेल्थ एजुकेशन का उद्देश्य है लोगों में सही जानकारी देकर उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना ताकि वे स्वस्थ जीवन अपनाएं। ठीक है, हम जाते हैं ना, जैसे अभी हम लोग का जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ में हेल्थ एजुकेशन देना रहता है।
जब हम चार्ट बनाते हैं कम्युनिटी एरिया में जाते हैं, है ना, आप लोग भी लेके गए होंगे कम्युनिटी एरिया पे कम्युनिटी पोस्टिंग के लिए, तो हम क्या करते हैं, हेल्थ एजुकेशन का चार्ट बनाते हैं। हेल्थ एजुकेशन का चार्ट हम लोग को क्यों बनाने के लिए बोलते हैं, ताकि हम उसे नॉलेज दे सके, उसके बिहेवियर को, उसे एक स्वस्थ जीवन अपनाने के लिए क्या कि प्रेरित कर सके, ठीक है, क्योंकि है ना, तो क्या रहता है, जैसे हेल्थ एजुकेशन का क्या उद्देश्य है, लोगों को सही जानकारी देकर उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना, ताकि वे स्वस्थ जीवन जी सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इम्यूनाइजेशन हेल्पिंग। इम्यूनाइजेशन क्या चीज में हेल्प करता है, तो इम्यूनाइजेशन जो है वो डिजीज को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, तो इसका आंसर आएगा ए, प्रिवेंटेशन ऑफ डिजीज। टीकाकरण क्या है, टीकाकरण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे रोगों से पहले से ही सुरक्षा मिल जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल, बीसीजी का टीका क्यों लगाते हैं ताकि टीबी ना हो, ठीक है, हम टीबी ना हो, जैसे कि मीजल्स लगाते हैं, हेपेटाइटिस बी लगाते हैं ना, ओपीवी का पिलाते हैं, क्यों पिलाते हैं हम, ताकि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, ताकि रोगों से पहले ही हम सुरक्षित हो जाए, वो रोग होने से पहले ही क्या हो जाए, वो डिजीज होने से पहले ही हम अपने बॉडी को सुरक्षित रख लें, इसलिए टीकाकरण जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट। बीसीजी वैक्सीन किसके लिए होता है, किससे प्रोटेक्ट करता है, तो बीसीजी वैक्सीन को ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। बीसीजी का मतलब होता है बैसिलस क्लैमिटी गुरिन, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, आ सकता है ना, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो बैसिलस क्लैमिटी गुरिन, सुरक्षित रख सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पोलियो वैक्सीन इज गिवन। पोलियो वैक्सीन कैसे देते हैं, तो पोलियो वैक्सीन को ओरली दिया जाता है, पोलियो वैक्सीन को ओरल दिया जाता है, ठीक है, जो पोलियो वायरस से बचाया जाता है, जो पॉलीमाइलाइटिस जो वायरस होता है ना, जिससे पोलियो वायरस फैलता है, इससे बचाने के लिए क्या दिया जाता है, पोलियो वायरस दिया जाता है, इसको एट बर्थ में 2 ड्रॉप दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, डीपीटी वैक्सीन प्रोटेक्ट फ्रॉम। डीपीटी वैक्सीन किससे प्रोटेक्ट करती है, तो डीपीटी वैक्सीन जो है वो प्रोटेक्ट करती है डिप्थीरिया से, पर्ट्यूसिस से और टिटनस से, ये तीनों रोग से बचाव करता है, ठीक है, कौन कौन से, डिप्थीरिया से, पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस जिसे काली खांसी बोलते हैं से, ठीक है, डिप्थीरिया को 6 वीक में दिया जाता है, 10 वीक में दिया जाता है, 14 वीक में दिया जाता है, पर्ट्यूसिस मतलब कि काली खांसी जिसे बोलते हैं, तो डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनेस से प्रिवेंट करता है, ठीक है, उसे फर्स्ट डोज 6 वीक में देते हैं, सेकेंड डोज 10 वीक में देते हैं, और थर्ड डोज को 14 वीक मतलब कि 3.5 मंथ में दिया जाता है। उसका बूस्टर डोज को 16 से 24 मंथ में लगाया जाता है, डीपीटी का बूस्टर डोज, डीपीटी का बूस्टर सेकेंड डोज, ठीक है, डीपीटी का सेकेंड बूस्टर डोज को 5 से 6 साल में लगाया जाता है, ठीक है, इसका डोज कितना होता है, तो इसके डोज को 0.5 ml दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, ठीक है, मतलब कि एंटीरोटरल साइड के मिड थाई में लगाया जाता है ना, वहां लगाए जाते हैं। याद रखिएगा, छोटे बच्चे जो है उसको वास्टस लेटरलिस के थाई में लगाई जाती है, मिड थाई में लगाया जाता है, और जो बड़े बच्चे रहते हैं कि 5 साल के बच्चे, उसे डेल्टोइड में लगाया जाता है ना। तो इसे कितने डोज देते हैं, इसके उसके डोज देते हैं, पहले 6 वीक में देते हैं, 10 वीक में देते हैं, 14 वीक में दिया जाता है। उसका बूस्टर के फर्स्ट डोज को 16 से 24 मंथ में दिया जाता है, और बूस्टर के सेकेंड डोज को 5 से 6 साल में दिया जाता है। कितना देते हैं, तो 0.5 ml दिया जाता है, इसको इंट्रामस्कुलर लगाए जाते हैं। कौन से साइट में दिया जाता है, तो इसको वास्टस लेटरलिस के मिड थाई में दिया जाता है जब वो इन्फेंट है, ठीक है, और अगर ओल्डर चिल्ड्रन है तो उसे डेल्टोइड मसल्स में लगाया जाता है। एज इज क्लियर, ठीक है, आप लोग क्लियर हो गया ये डीपीटी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, पल्स पोलियो प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, तो पल्स पोलियो प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 1995 में। भारत में 1995 में पल्स पोलियो कार्यक्रम को शुरू किया गया, ताकि देश में पोलियो को खत्म किया जा सके, ठीक है। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, तो पल्स पोलियो प्रोग्राम को लॉन्च किया, तो भारत को पोलियो फ्री कब किया गया, भारत को पोलियो फ्री किया गया 27 मार्च 2014 को, ठीक है। भारत को पोलियो फ्री कब किया गया, भारत को पोलियो फ्री किया गया 27 मार्च 2014 को, ठीक है। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, पल्स पोलियो प्रोग्राम लॉन्च हुआ 1995 में, ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। 2 बूंद जिंदगी की बोलते हैं ना, उसके बाद उसे पोलियो फ्री कब घोषित किया गया, तो पोलियो फ्री घोषित किया गया 27 मार्च 2014 को, WHO ने पोलियो फ्री घोषित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें से कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल क्या है, तो कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम है मलेरिया, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज वे होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलती है, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, टीबी, ठीक है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। तो एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज का आंसर क्या आएगा, ए, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 14 एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें से कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, तो इसका आंसर आएगा हाइपरटेंशन। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे वो डिजीज होता है जो व्यक्ति से व्यक्ति नहीं फैलती,
ठीक है। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलती उसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, वो सबको पता है ना। ठीक है, फिर मैं बता रही हूँ उसको कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है। जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती उसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, वेक्टर ऑफ मलेरिया। मलेरिया का वेक्टर कौन है? तो मलेरिया का वेक्टर है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। ठीक है, मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है जो मादा एनाफिलस मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, ये फैलमीवायरस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, और जो ये किसके काटने से फैलता है? तो इसका आंसर आएगा फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के बाइट करने से मलेरिया होता है। और जो डेंगू जो होता है वो एजिड एडिस एजिप्टी के काटने से फैलता है। ठीक है, तो मलेरिया का वेक्टर कौन है? मलेरिया का वेक्टर है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। और डेंगू का वेक्टर कौन है? तो डेंगू का वेक्टर कौन है? एडिस एजिप्टी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मेन कॉज ऑफ डेथ इन डायरिया। मेन कॉज ऑफ डेथ इन डायरिया, किस वजह से डायरिया के किस वजह से डेथ होता है? तो इसका आंसर आएगा डिहाइड्रेशन। डायरिया में क्या होगा? शरीर में पानी और लवण की जो अत्यधिक कमी हो जाएगी। ठीक है, जो न्यूट्रिशन है ना, इसमें क्या होता है? पानी की कमी हो जाएगी, पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, इससे क्या होती है? मृत्यु हो सकती है, इसलिए ओआरएस देना बहुत जरूरी है। तो मेन कॉज क्या है डेथ इन इंडिया का? तो इसका आंसर आएगा डिहाइड्रेशन, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा? इसको बहुत ज्यादा डायरिया होगा तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, अगर पानी की कमी हो जाएगी तो वो क्या कहता है? हमारे जो ऑर्गन को करेगा, डैमेज कर देगा। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है? डेथ भी हो सकता है, इसलिए इसको प्रिवेंटेशन के लिए उसे ओआरएस दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ओआरएस इज यूज्ड टू प्रिवेंट। ओआरएस देने से क्या क्या होता है? तो ओआरएस क्या क्या प्रिवेंट कर सकते हैं? डिहाइड्रेशन, डायरिया। ठीक है, ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन शरीर में खोए पानी और इलेक्ट्रोलाइट को पूरा करता है। तो ओआरएस कब देते हैं? ओआरएस क्यों दिया जाता है? किसे प्रिवेंट करता है? इसका आंसर आएगा बी, डिहाइड्रेशन इन डायरिया। ठीक है, तो मैंने बताया था ना कि ओआरएस में कौन कौन सा सोल्यूशन होता है। इसमें आता है सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, सोडियम सिट्रेट होता है ना, डेक्सट्रोज होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, ये 5 कंपोनेंट इसमें मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम का क्या रिपीट कर क्या है? नेशनल रिवाइज ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है, भारत में टीबी की रोकथाम के लिए जो नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम को रिवाइज किया गया। ठीक है, करके रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें डॉट्स का उपचार पद्धति अपनाई गई। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया? जैसे कि तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1962 को। ठीक है, भारत में जो टीबी की बढ़ती समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए इसको मुख्य फोकस था। ठीक है, इसके बाद उसको रिवाइज किया गया। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब आया? तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम आया 1962 को। रिवाइज किया गया नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को कब रिवाइज किया गया? तो 1997 में इसे रिवाइज किया गया। ये क्या था? इसमें क्या था? WHO जो डॉट्स की स्ट्रैटेजी पर आधारित थी। ठीक है, WHO की डॉट स्ट्रैटेजी, डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्वेड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स पर आधारित था। तो डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्वेड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, स्वच्छ भारत मिशन लॉन्चेड। स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ? तो स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया 2014 में। यह मिशन पूरे भारत को स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए शुरू किया गया, जिसे क्या बोलते हैं ना, ओडीएफ आता है। गांव गांव में क्या आता है? ओडीएफ प्लान लागू किया गया ताकि हर घर शौचालय हो। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया? तो स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया 2014 में। ठीक है, ताकि पूरा भारत को स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए कार्यक्रम को शुरू किया गया, जिसे ओडीएफ कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन मीन्स। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंटल सैनिटेशन मतलब होता है हेल्दी एंड क्लीन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन का मतलब है स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा, कचरा प्रबंधन, कचरा को अच्छे से डिस्पोज करना है, स्वस्थ जीवन, पर्यावरण को सुनिश्चित करना। ठीक है, यही इन्वायरमेंटल सैनिटेशन है, मतलब कि हेल्दी हेल्दी रहना और क्लीन इन्वायरमेंट पे रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इंडिकेटर ऑफ वाटर कंटामिनेशन। वाटर कंटामिनेशन का इंडिकेटर क्या है? तो इसका आंसर आएगा ई कोली। ठीक है, तो ई कोली मतलब जो स्ट्रेया कोली होता है, एक बैक्टीरिया है जो नॉर्मली हमारे इंटेस्टाइन मतलब कि आंत में पाए जाते हैं। अगर यह बैक्टीरिया ड्रिंकिंग वाटर में मिल जाए तो इसका मतलब यह है कि वाटर में फीकल मैटर प्रेजेंस है। ठीक है, यानी कि ई कोली की प्रेजेंस बताती है कि पानी साफ नहीं है। ठीक है, इससे कौन कौन से डिजीज, जैसे कि वो क्या होता है, डिजीज जो है वो कॉज करते हैं, जम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ये अगर ये पानी पियेंगे तो क्या होगा? टाइफाइड होगा, डिसेंट्री होगी, कोलेरा होगा, डायरिया होगा। ठीक है,
तो क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट बताया जाए कि इफ ई कोली जो है प्रेजेंट इन वाटर इस मीन फिजिकल कंटामिनेशन, यानी पानी पीने लायक नहीं है और इसमें इन्फेक्शन का खतरा है। अगर ये वाला पानी अगर पी लेते हैं तो इससे क्या क्या कॉज कर सकता है, डायरिया हो सकता है ना, डायरिया हो सकता है, डिसेंट्री हो सकती है, कोलेरा हो सकता है और टाइफाइड हो सकता है। तो वाटर कंटामिनेशन का इंडिकेटर क्या है, ई कोली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, सेफेस्ट मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजेबल। तो इसका आंसर आएगा सैनिटरी लैंडफिल। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में कचरे को जमीन के अंदर दबाया जाता है। एक गड्ढा को क्या करते हैं, गड्ढा खन के क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी डिस्पोजेबल आइटम्स है उसको क्या करते हैं, डाला जाता है और गड्ढे को ढक दिया जाता है। जिससे क्या होगा, जिससे क्या गंदगी नहीं फैलेगी और मलेरिया जो मक्खियाँ होगी, मक्खियाँ नहीं फैलेगी। ठीक है, गंदगी नहीं होगी, मक्खियाँ भी नहीं फैलेगी। तो इसे क्या बोलते हैं, सैनिटरी लैंडफिल कहा जाता है, जो कि सबसे सेफेस्ट मेथड है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजेबल का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, बेस्ट मेथड ऑफ स्वैग डिस्पोजेबल। ठीक है, तो बेस्ट मेथड क्या है स्वैग डिस्पोजेबल का, तो इसका आंसर आएगा सेप्टिक टैंक। ग्रामीण इलाकों में मलमूत्र को निपटाने के लिए सेप्टिक टैंक सबसे प्रभावी सुरक्षित तरीका है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, बेस्ट डिस्पोजेबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, बेस्ट मेथड ऑफ स्वैग डिस्पोजेबल। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सेप्टी टैंक। क्या होता है, सेप्टी टैंक एक क्लोज्ड अंडरग्राउंड सिस्टम होता है जहां घर या बिल्डिंग में आने वाले जो स्वैग मतलब कि जो वेस्ट वाटर और ह्यूमन एक्सक्रीटा होते हैं को कुछ समय के लिए क्या होता है, रखा जाता है, ताकि उससे मौजूद जो सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट सेटल डाउन मतलब नीचे बैठ जाए, जिसमें का जो सॉलिड वेस्ट है वो क्या होता है, नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, और जो बैक्टीरिया क्या करेगा, और बैक्टीरिया क्या करेगा, डिकम्पोज कर देगा। ठीक है, जो सॉलिड वेस्ट है वो नीचे बैठेगा तो सॉलिड वेस्ट का जो बैक्टीरिया है उसे क्या करेगा, डिकम्पोज करके क्या करेगा, सड़ा देगा। ठीक है, यह सिस्टम कहाँ होता है, यह सिस्टम मेनली रूरल एरियाज में होता है, मतलब कि ग्रामीण इलाकों में यूज किया जाता है, जहाँ प्रॉपर स्वैग सिस्टम जैसे कि म्युनिसिपल ड्रेनेज अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, मिनिमम टाइम फॉर प्रॉपर हैंड वॉशिंग। ठीक है, मिनिमम टाइम कितना है प्रॉपर हैंड वॉशिंग का, तो इसका आंसर आएगा 20 सेकेंड। 20 सेकेंड तक साबुन और पानी से हाथ को धोने में लगभग 90% कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और संक्रमण से बचाया जाता है। तो मिनिमम कितना टाइम लगता है प्रॉपर हैंड वॉशिंग के लिए, आंसर आएगा 20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंट्रोल फाइल्स। ठीक है, तो द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंट्रोल फाइल्स को कैसे रखेंगे, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रॉपर गार्बेज को डिस्पोज करेंगे। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंट्रोल फ्लाइज को कैसे कंट्रोल करेंगे, कि प्रॉपर गार्बेज को डिस्पोज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो मक्खियाँ क्या करेगा, गंदगी पनपती है, अगर कचरा सही ढंग से फेंका जाएगा, ढका जाएगा तो मक्खियाँ नहीं फैलती है ना, जिससे रोग भी नियंत्रण हो गए, मक्खियाँ नहीं फैलेगी तो बीमारियां भी नहीं होगी। तो द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल फ्लाई को रोकने का तरीका है प्रॉपर गार्बेज को डिस्पोज करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, द मेन एम ऑफ सेफ एक्सक्रीटा डिस्पोजल। ठीक है, तो द मेन एम क्या है सेफ एक्सक्रीटा डिस्पोज का, टू प्रिवेंट करना है डिजीज ट्रांसमिशन से। मानव मल में कई प्रकार के रोगजनक जीवाणु होते हैं। ठीक है, जैसे कि बताया ना, ह्यूमन एक्स्ट्रा में क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, मतलब उन्हीं में क्या होता है, बहुत सारे रोगजनक जीवाणु होते हैं जो सुरक्षित, अगर इसको हम लोग मतलब डिस्पोज नहीं करेंगे, ठीक है, अगर नहीं करेंगे, टाइम नहीं करेंगे, तो टाइफाइड, डायरिया, कोलेरा जैसे रोगों से बचा होता है। ठीक है, अगर हम लोग अच्छे से डिस्पोज करेंगे, प्रॉपर तरीके से ये सब चीज़ें डिस्पोज होगी तो क्या कि बीमारियों से बचा जाएगा, जैसे कि टाइफाइड से बचा जाएगा, डायरिया से बचा जाएगा, कोलेरा से बचा जाएगा, ये सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है। इसलिए सेफ डिस्पोजल बहुत सेफ तरीका है। इससे क्या होगा, उससे डिजीज ट्रांसमिशन होने से बचाया जा सकता है, टू प्रिवेंट डिजीज ट्रांसमिशन। तो मेन एम क्या है सेफ एक्सक्रीटर डिस्पोजेबल का, हमें टू प्रिवेंट डिजीज ट्रांसमिशन। ठीक है, क्वेश्चन 27 का आंसर आएगा आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, ओपन डिफिकेशन मेनली स्प्रेड। ओपन डिफिकेशन मेनली स्प्रेड क्या करता है, अगर ओपन मतलब कि अगर खुले में शौच कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे मक्खियाँ होगी, पानी दोनों दूषित हो जाएगा, तो इससे कौन कौन से संक्रामक रोग हो सकते हैं, तो इससे हो सकता है टाइफाइड, कोलेरा, डायरिया। तो ओपन डिफिकेशन से क्या क्या फैल सकता है, तो ओपन डिफिकेशन से टाइफाइड, कोलेरा और डायरिया फैल सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, द 4 Rs ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, द 4 Rs क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर।
ठीक है। तो 4 RS क्या है, अगर सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट करें तो उसका 4 RS क्या 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 होता है। पहला होता है रिड्यूस करना, फिर होता है रीयूज करना, फिर आता है रिसाइकल, फिर आता है रिकवर। ठीक है। अगर कचरे को कम करना है, ठीक है, मतलब कि रिड्यूस, बार बार इस्तेमाल करना है, इसे बोलेंगे रीयूज। ठीक है। रिसाइकल मतलब कि पुनः इसका फिर से इसको उपयोग करना। ठीक है। रिकवर मतलब कि ऊर्जा प्राप्त करना, जैसे कि रिकवर करना। जैसे पर्यावरण में 4 मूल सिद्धांत है। कौन कौन से पर्यावरण के 4 मूल सिद्धांत है? तो पर्यावरण के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 4 सिद्धांत है। रिड्यूस करना, उसमें इसको रीयूज करना, रिसाइकल करना और रिकवर करना। ठीक है, मूल सिद्धांत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। स्टेगनेंट मतलब कि स्टैंडिंग वाटर कॉज। जो स्टेगनेंट होता है वो क्या होता है, किसे कॉज करने से होता है, अगर जो पानी इकट्ठा होता है, बोलते हैं ना, जैसे कि बोला जाता है गांव-गांव में कि पानी इकट्ठा ना करे, है ना, कोई टायर वायर को छत के ऊपर ना रखे, अगर ऐसा टायर अगर ऊपर रहेगा उसे पानी भरेगा तो मच्छर पनपेंगे, ऐसा है ना, मतलब गांव-गांव में आजकल बोलते हैं ना कि पानी भरा नहीं रहना चाहिए, है ना, उसे खाली कर देना चाहिए, मतलब जैसे कि गड्ढे वड्ढे में पानी जमा होता है तो इससे क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टेगनेट स्टैंडिंग वाटर कॉज, मतलब जहाँ पानी एक जगह इकट्ठा होता है उससे क्या होता है, तो इसका आंसर आएगा ए, मलेरिया। मच्छर जो है गंदे ठहरे हुए पानी में अंडे देते हैं, इसलिए पानी का जो ठहराव रोकना मतलब इसलिए पानी का ठहराव नहीं रोकना चाहिए ताकि मलेरिया डेंगू से ना फैले। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज का एग्जाम्पल क्या है, इसका आंसर आएगा कोलेरा। ठीक है। कोलेरा मतलब कि जो विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से होता है। कोलेरा किससे होता है, तो कोलेरा होता है विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से, जो क्या करता है, पानी को क्या करता है, इन्फेक्टेड कर देता है। इसलिए एग्जाम्पल क्या है वाटर बॉर्न डिजीज का, तो इसका आंसर आएगा कोलेरा। क्वेश्चन नंबर 33। एयर पॉल्यूशन कॉज। एयर में अगर पॉल्यूशन रहेगा तो क्या कॉज करेगा, अस्थमा एंड ब्रोंकिटिस को कॉज करेगा। धूल, धुआं और गैसें जो सांस लेने की जो हमारी जो नली होती है प्रभावित करती है, जिससे अस्थमा और श्वसन रोग हो सकते हैं। तो एयर पॉल्यूशन क्या कॉज करेगा, तो इसका आंसर आएगा अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। द पर्पस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का पर्पस क्या है, तो ड्रेनेज सिस्टम का पर्पस है वेस्ट वाटर को रिमूव करना। ठीक है। द पर्पस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, तो इसका आंसर ए, रिमूव वेस्ट वाटर। ड्रेनेज सिस्टम क्या करेगा, गंदे पानी को निकालता है जिससे मच्छरों का प्रजनन नहीं होता और गंदगी कम होगी। ठीक है। तो वेस्ट वाटर पर्पस क्या है ड्रेनेज सिस्टम का, इसका यही है कि जो वेस्ट वाटर है उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा। अगर रिमूव करेगा तो वहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होगा, गंदगी नहीं फैलेगी, मच्छर नहीं पनपेंगे और इतनी बीमारियां भी दूर रहेगी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 35। बायोमेडिकल वेस्ट रिफर टू। बायोमेडिकल वेस्ट किसको रिफर कर, बायोमेडिकल वेस्ट मतलब क्या आता है, इन्फेक्शन वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से जो निकलने वाले जो वेस्ट होते हैं, इन्फेक्टेड मटेरियल्स होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है। अस्पतालों से निकलने वाला जो संक्रमित कचरा, जैसे कि सुई हो गई, है ना, वो बैंडेजेस हो गए, है ना, जैसे कि बॉडी के जो कुछ पार्ट जैसे कि प्लेसेंटा वगैरह हो गया, ये जो कुछ पार्ट्स है जैसे कि ग्लव्स आदि बायोमेडिकल वेस्ट कहलाते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट मतलब क्या होता है, कहा बायोमेडिकल वेस्ट मतलब कि इन्फेक्शन वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 36। बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स वेयर फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, तो इसका आंसर आएगा 1998। भारत सरकार ने 1998 में एनवायरमेंटल एक्ट 1986 के तहत बीएमडब्ल्यू नियम लागू किया ताकि अस्पतालों का कचरा सुरक्षित तरीके से मतलब इसको डिस्पोज किया जाए। ठीक है। तो बायोमेडिकल इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 का आंसर आएगा बी 1998। क्वेश्चन नंबर 37। नंबर ऑफ कलर कोड बीन्स यूज्ड फॉर बीएमडब्ल्यू सेग्रीगेशन। तो कितने कलर के कलर कोड को यूज किया जाता है बीएमडब्ल्यू कचरे के निपटाने के लिए, तो इसका आंसर आएगा 4 कलर के बिन्स को यूज किया जाता है। तो बीएमडब्ल्यू को 4 रंग के कंटेनर में बांटा जाता है। पहला येलो कलर होता है, रेड कलर होता है, व्हाइट मतलब कि ट्रांसलेट कलर होता है, और रहता है ब्लू कलर, मतलब कि 4 कलर में डिफाइन किया गया है, येलो, रेड, व्हाइट और ब्लू। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। द येलो बीन इज यूज्ड फॉर। येलो बीन का कहाँ यूज होता है, तो येलो बीन यूज करते हैं ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सारे बायोमेडिकल वेस्ट के क्वेश्चन कि येलो बीन में क्या डालते हैं, येलो बीन में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट डालते हैं, जैसे कि शरीर के अंग, जैसे कि प्लेसेंटा हो गया, डिलीवरी करने के बाद जो प्लेसेंटा वगैरह है ना, इन्फेक्टेड जो ड्रेसिंग के जो बैंडेजेस वगैरह होती है, एक्सपायरी मेडिसिन होती है ना, येलो बैग में डाली जाती है। कौन कौन से डालते हैं येलो बैग में, तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जैसे कि प्लेसेंटा हो गया, इन्फेक्टेड ड्रेसिंग के बैंडेजेस डालते हैं ना, एक्सपायर्ड मेडिसिन को येलो बैग में डाला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। रेड बैग इज यूज्ड फॉर।
रेड बैग का यूज कहाँ होता है? तो रेड बैग का यूज क्या आता है? कंटामिनेटेड रिसाइकेबल प्लास्टिक, जैसे कि आईवी सेट हो गया, ट्यूबिंग्स हो गया, ग्लव्स हो गया, प्लास्टिक जिन्हें डिसइंफेक्ट कर दोबारा इस्तेमाल किया। मैंने बताया ना अभी क्या आते हैं, क्या एनवायरमेंटल वाला कि क्या करना है, यूज करना है, रिसाइकल करना है ना। तो इसमें कहते हैं ये रिसाइकल होता है, जो प्लास्टिक है आईवी सेट के, आईवी ट्यूब के, ये साइकिल तो इसको क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्ट करते, इसको रीयूज किया जाता है। तो रेड बैग में क्या जाता है? तो रेड बैग में क्या यूज किया जाता है? तो रेड बैग में कंटामिनेटेड रिसाइकलेबल प्लास्टिक को डाला जाता है, जैसे कि आईवी सेट, ट्यूबिंग, ग्लव्स आदि प्लास्टिक, जिन्हें डिसइंफेक्ट करके क्या कहता है, दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, व्हाइट पंचर प्रूफ कंटेनर इज यूज्ड फॉर। व्हाइट पंचर प्रूफ कंटेनर में क्या यूज किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा शार्प निडल। शार्प जैसे कि शार्प में क्या क्या आएगा? नीडल्स आएगा, ब्लेड्स आएगी। तो ये सबको कहाँ डाला जाता है? सबको व्हाइट पंचर प्रूफ कंटेनर में डाला जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 41, ब्लू बिन इज यूज्ड फॉर। ब्लू बिन में क्या डालते हैं? तो ब्लू बिन में इसका आंसर आएगा ए, ग्लास एंड मेटल वेस्ट। ठीक है, तो ब्लू बिन में क्या डाला जाता है? ग्लास और मेटल वेस्ट, मतलब कि जैसे कि टूटी शीशिया, वायर, है ना, जैसे कि अपन पेशेंट को इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो इसके जो वायर्स आते हैं ना, है ना, जो कांच के टुकड़े वगैरह रहते हैं, तो इसमें जो बॉटल्स आती है, कांच की बॉटल वगैरह आती है, उसको क्या कहाँ डालते हैं? उसको ब्लू बिन में डाला जाता है। याद रखिएगा, ग्लास और मेटल वेस्ट को डाला जाता है ब्लू बिन में। जैसे कि पीपीई का, पीपी स्टैंड्स फॉर, पीपी क्या होता है? पीपी मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो पीपीई में क्या आता है? पीपीई में आता है ग्लव्स, मास्क, गाउन और गॉगल्स शामिल होते हैं, जो स्टाफ को इन्फेक्शन से बचाते हैं। जैसे कि अगर हम डिलीवरी वगैरह कराते हैं, कोरोना वगैरह में पहने थे ना पीपी किट वगैरह, अगर ना डिलीवरी कराते हैं तो पीपी किट पहनते हैं। अभी कोरोना इन्फेक्शन वगैरह आया था, इसमें भी हमने पीपी किट पहना था। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव क्या होता है? इक्विपमेंट होता है, अपने खुद को बीमारियों से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो पीपीई में क्या आता है? ग्लव्स आता है, मास्क आता है, गाउन आता है और गॉगल्स आता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट हॉस्पिटल इन्फेक्शन। मोस्ट इफेक्टिव वे क्या है हॉस्पिटल इन्फेक्शन से बचने के लिए? हैंड हाइजीन। ठीक है, हाथ धोना सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। क्या होता है? जब हम पेशेंट को बिफोर टचिंग आफ्टर टचिंग पढ़े ना, बिफोर टच करने से पहले हैंड वॉशिंग करना है, आफ्टर टचिंग से पहले हैंड वॉश करना है। ठीक है, तो ये क्या है? मोस्ट इफेक्टिव वे है हॉस्पिटल में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का, हैंड वॉशिंग। ठीक है, बिफोर टच करने से पहले पेशेंट को हैंड वॉश करना है और आफ्टर टचिंग के बाद भी हैंड वॉश करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45, द बायो हजार्ड सिंबल इंडिकेट। तो बायो हजार्ड सिंबल क्या इंडिकेट करता है? द बायो हजार्ड सिंबल इंडिकेट करता है इन्फेक्शन बायोलॉजिकल वेस्ट को। ठीक है, तो क्वेश्चन 45 का आंसर क्या आएगा? द बायो हजार्ड सिंबल किसको इंडिकेट करता है? तो इसका आंसर आएगा ए, इन्फेक्शन बायोलॉजिकल वेस्ट को। यह चिन्ह किसी भी ऐसी वस्तु पर लगाया जाता है जिसमें रोग फैलने वाला जीवाणु या वायरस मौजूद हो जाए। ठीक है, मतलब कि जैसे कि चार बीन हो गया ना, जैसे कि कहाँ कहाँ लगेगा? ये येलो बीन में लगाया जाता है ना, और ये रेड बीन में लगाया जाता है, जिससे भी क्या होता है? इन्फेक्शन फैले। ठीक है, ये सारे में क्या करते हैं? लगा दिए, ये लगाया जाता है कि बायो हजार्ड सही है। ठीक है, इससे दूर रहना है आपको। यह चिन्ह किसी भी ऐसे ऐसे ही लगाया जाता है, ऐसी जगह पे लगाया जाता है जिसपे रोग फैलने वाले जीवाणु या वायरस प्रेजेंस रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, बीएमडब्ल्यू सेग्रीगेशन शुड बी डन। तो बीएमडब्ल्यू का सेग्रीगेशन कहाँ होता है? एट द पॉइंट ऑफ वेस्ट जनरेशन। इसका आंसर आएगा, क्वेश्चन 46 है बीएमडब्ल्यू सेग्रीगेशन शुड बी डन, तो इसका आंसर आएगा ए, एट द पॉइंट ऑफ वेस्ट जनरेशन। कचरे को उसी स्थान पर अलग करना चाहिए जहां से वो क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। जैसे कि ओपीडी है ना, ओपीडी के कचरा को ओपीडी तक इकट्ठा करना, फिर जाके उसको डिस्पोज करना है। ओटी के कचरे को ओटी में ही इकट्ठा करना, उसको वहां जाके मतलब उस एरिया में जाके डिस्पोज करना है, ताकि सारा कचरा क्या हो? मिक्स ना हो। ठीक है, मतलब इसका भी, यहाँ का भी कचरा ले लिए, यहाँ का भी कचरा ले लिए, तो सारे क्या होता है? वो मिक्स करके इन्फेक्शन करेंगे। इसलिए अलग अलग वार्ड, जैसे इस वार्ड का कचरा तो वार्ड के कचरे को अलग रखना है, ओपीडी कचरे को अलग रखना है और ओटी के कचरे को अलग रखना है, सबको मिक्स नहीं करना है। ठीक है, अगर मिक्स करेंगे तो इन्फेक्शन होगा। ठीक है, तो बीएमडब्ल्यू का सेग्रीगेशन का मतलब यही होता है कि एट द पॉइंट ऑफ वेस्ट जनरेशन, जहां से वेस्ट जनरेट हो रहा है वहीं पे सारे कचरे को इकट्ठा करना है और डिस्पोज करना है। क्लियर, समझ आया ना आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन 47, रिकैपिंग ऑफ निडल यूज शुड बी। तो रिकैपिंग का मतलब होता है, जैसे कि नीडल को हमने लगा दिया, पेशेंट को सुई लगा दी, इंजेक्शन लगा दी, उसके बाद हमने फिर से रिकैप करें, मतलब ढक्कन को वापस लगा रहे हैं।
ठीक है। शुड इज यूज नीडल शुड बी, तो क्या करना है, इसको अवॉइड करना है, इसको हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर हम रिकैप करेंगे तो नीडल हमको हमारे हाथ पे चुभ सकती है। सुई को दोबारा कैप लगाने से क्या होता है, स्टाफ को इंजुरी या इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर इन्फेक्टेड नीडल्स है तो अगर हम रिकैप करेंगे तो हमारे हाथ पे चुभ जाएगी तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगी, इसलिए इसे अवॉइड करना बहुत जरूरी है। तो रिकैपिंग ऑफ यूज नीडल शुड बी अवॉइडेड है। क्वेश्चन नंबर 48, BMW रिकॉर्ड इन हॉस्पिटल इज मेंटेन बाय। BMW रिकॉर्ड को हॉस्पिटल में कौन मेंटेन करता है, इसका आंसर आएगा इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। यह नर्स क्या होता है, यह नर्स पूरे अस्पताल में कचरे की निगरानी करती है, रजिस्टर में एंट्री करती है और इसको कहाँ डिस्पोज का रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, BMW रिकॉर्ड की हॉस्पिटल में मेंटेन बाय। BMW को कौन मेंटेन करता है, मतलब हॉस्पिटल में जो BMW को रिकॉर्ड में है उसको कौन मेंटेन करता है, इसका आंसर आएगा इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। ठीक है, ये नर्स हॉस्पिटल में होने वाली जो कचरे का क्या करेगी, ये करेगी, निगरानी रखेगी, है ना, एंट्री करेगी और कैसे डिस्पोज किया है वो सबको रिकॉर्ड रखती है, इसलिए इसे इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, BMW रूल्स। क्वेश्चन नंबर 49, BMW रूल्स वेयर लास्ट अमेंडेड। तो BMW रूल्स कब लास्ट अमेंडेड हुआ था, तो इसका आंसर आएगा 2016 में BMW अमेंडेड किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, प्रैक्टिस दैट प्रिवेंट मोस्ट हॉस्पिटल इन्फेक्शन। ठीक है, प्रैक्टिस दैट प्रिवेंट मोस्ट हॉस्पिटल इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, तो क्या क्या कर प्रैक्टिस में लाएंगे हम लोग, ऑल मतलब हैंड वॉश करेंगे, पीपी किट को पहनेंगे, वेस्ट का सेग्रीगेशन करेंगे, कचरे को अलग अलग जगह डिस्पोज करेंगे, है ना, हैंड वॉश करेंगे, पीपी किट पहनेंगे, इससे क्या करेंगे, हॉस्पिटल इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या आएगा, ऑल, हैंड वॉश, पीपी और वेस्ट सेग्रीगेशन। ठीक है, तो सेक्शन 1 में प्राइमरी हेल्थ केयर एंड हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, तो नंबर 1 देखते हैं, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 एडी का नारा किसने दिया था। तो हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 एडी का नारा दिया था WHO ने। WHO ने 1978 में एल्मा एटा सम्मेलन में ये लक्ष्य रखा था कि हर व्यक्ति को साल 2000 आते तक हर व्यक्ति को एक ऐसा स्वास्थ्य स्तर मिले जिससे वो अपना सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्पाद जीवन जी सके। क्लियर है, तो हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 एडी का नारा किसने दिया था, मतलब कि हेल्थ पर सबका अधिकार है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो ये नारा किसने दिया, तो इसका आंसर आएगा WHO ने 1968 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, प्राइमरी हेल्थ केयर की घोषणा कहाँ हुई थी। तो प्राइमरी हेल्थ केयर की घोषणा हुई थी एल्मा एटा में। ठीक है, एल्मा एटा कॉन्फ्रेंस में पहली बार प्राइमरी हेल्थ केयर की परिभाषा दी गई थी। इसमें बताया गया कि प्राइमरी हेल्थ केयर जनता को उनके स्वास्थ्य की मूलभूत सेवाएं देता है और उचित लागत पर उपलब्ध कराता है। क्लियर है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर की घोषणा कहाँ हुई थी, तो प्राइमरी हेल्थ केयर की घोषणा हुई थी एल्मा एटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एल्मा एटा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। तो एल्मा एटा का सम्मेलन आयोजित हुआ था 1978 में। 6 से लेके 12 सितंबर 1978 को एल्मा एटा में WHO और यूनिसेफ द्वारा आयोजित यह ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इसमें 334 देशों ने भाग लिया था। यही पर पहली बार प्राइमरी हेल्थ केयर मत को हेल्थ फॉर ऑल का माध्यम बताया गया था। क्लियर है, तो एल्मा एटा का सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, तो एल्मा एटा का सम्मेलन आयोजित हुआ था 6 से लेके 12 सितंबर तक सन 1978 में। ठीक है, एल्मा एटा में WHO यूनिसेफ द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, इसको किसने आयोजित किया था, तो इसको आयोजित किया था WHO और यूनिसेफ द्वारा आयोजित किया गया था। आयोजित एक ऐतिहासिक ऐसे सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इसमें 134 देशों ने भाग लिया था और यहीं पे प्राइमरी हेल्थ केयर को हेल्थ फॉर ऑल का माध्यम बताया था, मतलब कि हेल्थ पर सबका अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्राइमरी हेल्थ केयर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का मुख्य उद्देश्य है हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, PHC का लक्ष्य केवल बीमारियों का इलाज नहीं है, बल्कि रोगों की रोकथाम करना, स्वास्थ्य संवर्धन करना और सबके लिए समान स्वास्थ्य सेवाएं देना। मतलब मैंने बताया ना, स्वास्थ्य पर सबका अधिकार है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। ठीक है, इसका मकसद ये है कि हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचे, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो। क्लियर है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर का मुख्य उद्देश्य आंसर नंबर बी, हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्राइमरी हेल्थ केयर का आधार कौन है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का आधार कौन सा है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर का आधार है आंसर नंबर ए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो PHC
तभी सफल हो सकता है जब समुदाय स्वयं अपने स्वास्थ्य कार्यों में भाग ले, जैसे कि गांव की स्वास्थ्य समिति, आशा कार्यकर्ता, पंचायत आदि। ठीक है, इस कंसेप्ट के अनुसार हेल्थ इज नॉट ओनली अ डॉक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सिर्फ डॉक्टर ही बीमारी का इलाज करेगा ऐसा नहीं है। आज डॉक्टर कहते हैं आशा भी अपना रोल करेगी, है ना, गांव की समिति भी अपना रोल करेगी। तो पीएससी क्या आता है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर का कौन सा आधार है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर का आधार बिंदु है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्राइमरी हेल्थ केयर के मुख्य 4 स्तंभ कौन है? तो प्राइमरी हेल्थ केयर के मुख्य 4 स्तंभ है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटेलेक्चुअल कोऑर्डिनेशन, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और सपोर्टिव रेफरल सिस्टम। ठीक है, मतलब कि जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब होता है जन सहभागिता। ठीक है, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है अंतर विभागीय समन्वय, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, है ना, स्वास्थ्य विभाग का मिलकर काम करना। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मतलब उपयुक्त तकनीकी, जैसे कि ORS, हैंडपंप, मशीनरी जैसे सस्ती लेकिन प्रभावी तकनीकें। ठीक है, और सपोर्टिव रिफरल सिस्टम मतलब कि सहायक रिफरल व्यवस्था, जैसे कि सब सेंटर से पीएससी जाता है, पीएससी से सीएससी जाना है, सीएससी से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये एक उचित रिफरल चेन होता है। ठीक है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर के मुख्य 4 स्तंभ कौन कौन से? तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और सपोर्टिव रिफरल सिस्टम। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की स्थापना हुई थी 1952 में। ठीक है, भारत में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ पीएससी की शुरुआत हुई थी। उद्देश्य था कि गांव में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। एक पीएससी का द्वारा सब सेंटर की देखरेख करना और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन करना होता है। तो प्राइमरी सेंटर की स्थापना कब हुई थी? तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की स्थापना हुई थी 1952 को। एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पीएससी कितनी जनसंख्या स्थापित किया जाता है? तो एक पीएससी जो होता है कितनी जनसंख्या में स्थापित किया जाता है? तो एक पीएससी को लगा जो प्लेन एरिया होता है वो 25 से 30,000 पॉपुलेशन को कवर करता है, और जो पहाड़ी एरिया होता है वो 20,000 से 25,000 जनसंख्या के लिए कवर किया जाता है। ठीक है, मतलब पीएससी में आमतौर पर एक मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, हेल्थ वर्कर और फार्मासिस्ट आदि होते हैं। ठीक है, तो एक जो पीएससी होता है ना वो प्लेन एरिया में 25,000 से लेके 30,000 पॉपुलेशन को कवर करता है, और पहाड़ी जनजातीय क्षेत्र में वो 20,000 से लेके 25,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। क्लियर है? तो पीएससी कितनी जनसंख्या में स्थापित होता है? तो पीएससी जो होता है वो 25 से 30,000 जो होता है वो प्लेन एरिया में होगा, और पहाड़ी क्षेत्र में 20,000 से 25,000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एक सब सेंटर कितनी जनसंख्या को कवर करता है? तो एक सब सेंटर प्लेन एरिया में 5,000 जनसंख्या को कवर करता है, और पहाड़ी क्षेत्रों में 3,000 जनसंख्या को कवर करता है। सब सेंटर जो सब सेंटर होता है वो स्वास्थ्य व्यवस्था का पहला संपर्क बिंदु होता है, मतलब कि फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट। ठीक है, होता है जहाँ एएनएम और एमपीडब्ल्यू क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यहाँ पे टीकाकरण होता है, प्रसव पूर्व देखभाल होता है, परिवार नियोजन के और स्वच्छता आदि कार्य किए जाते हैं। क्लियर है? तो एक सब सेंटर कितनी जनसंख्या को कवर करता है? तो एक सब सेंटर प्लेन एरिया में 5,000 पॉपुलेशन कवर करता है, हिली एंड ट्राइबल एरिया में 3,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्राइमरी हेल्थ केयर में कितने एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं? तो प्राइमरी हेल्थ केयर में टोटल 8 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पीएससी होते हैं। ठीक है, मतलब कि 8 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं पीएससी में। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में कितने एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं? तो प्राइमरी हेल्थ केयर में 8 एसेंशियल, मतलब कि 8 मुख्य विशेषताएं शामिल होती हैं। ठीक है, 8 कौन कौन सी मुख्य विशेषता शामिल होती हैं? तो पहला होता है हेल्थ एजुकेशन देना, प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रमोट करना फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन का प्रमोशन करना। ठीक है, एडुकेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, मतलब कि पानी एडुकेट सप्लाई, अच्छे से पानी सप्लाई हो रहा नहीं है, सेफ वाटर सप्लाई हो रहा नहीं, सैनिटेशन का देखना। ठीक है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, है ना, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शन डिजीज, प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीज, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग। यानी पीएससी का उद्देश्य सिर्फ इलाज नहीं बल्कि रोकथाम, शिक्षा, पोषण और स्वच्छता के माध्यम में संपूर्ण स्वास्थ्य है। ठीक है, क्लियर है ना? तो कौन से 8 एसेंशियल शामिल है, मतलब कौन से 8 विशेषताएं होनी चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर में? प्राइमरी हेल्थ केयर में 8 विशेषताएं होनी चाहिए। फिर से रिपीट करते हैं। पहला होता है हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन देना है। प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें क्या करना है, न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना, मतलब पोषण पे भी ध्यान देना है, उसके प्रमोशन करना है, इसके फूड सप्लाई को, और प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है।
थर्ड है एडुकेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, ठीक है, वो अच्छे से मतलब उसके प्रॉपर तरीके से सेफ वाटर सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, तो एडुकेट वाटर ऑफ सेफ एडुकेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर बेसिक सैनिटेशन। फोर्थ है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर पे ध्यान देना, जिसमें इंक्लूडिंग होगा फैमिली प्लानिंग, है ना। फिफ्थ होगा इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइज करना है अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शन डिजीज से, इम्यूनाइजेशन करना है इसको, ठीक है। प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल लोकली एंडेमिक डिजीज, ठीक है, तो कैसे प्रिवेंट करेंगे, घर जाके सर्वे करेंगे, बीमारियों को जांच करेंगे, तो इसे कहेंगे, इससे क्या प्रिवेंटेशन होगा, प्रिवेंटेशन करेंगे और कंट्रोल करेंगे लोकली एंडेमिक डिजीज का, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सेवंथ क्या आएगा, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज इंजुरी, ठीक है, जो डिजीज है उसको क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करेंगे, इंजुरी का ट्रीटमेंट करेंगे, तो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज ऑफ एन इंजुरी, ठीक है। 8 क्या करेंगे, 8 है प्रोविजन ऑफ असेंशियल ड्रग, उसको क्या करेंगे, ड्रग प्रोवाइड करेंगे, प्रोविजन ऑफ असेंशियल ड्रग। तो ये है हमारे 8 मुख्य विशेषताएं होती है एक पीएससी की। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रोग्राम नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, तो वैक्सीनेशन जो वैक्सीन है वो लॉन्च हुआ था 16 जनवरी 2021 में वैक्सीन को लॉन्च किया गया था, ठीक है। कोविड-19 का कारण का कौन सा वायरस है, तो कोविड-19 का वायरस कौन सा है, तो इसका कौन से वायरस कॉज किया था, कोविड-19 SARS-CoV-2, ठीक है। कोविड-19 का कारण का जो वायरस था, वायरस कौन सा था, SARS-CoV-2 इसका वायरस का नाम था। कोविड जो 90 था कैसे फैलता है, तो कोविड-19 जो होता है वो एयर और ड्रॉपलेट से फैला था, ठीक है। भारत में कोविड-19 वैक्सीन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो भारत में कोविड-19 जो वैक्सीन कार्यक्रम को शुरू किया गया था 16 जनवरी 2021 में वैक्सीन को शुरू किया गया था। क्लियर याद रखना, 16 जनवरी 2021 में। इसका वायरस का नाम क्या है, SARS-CoV-2 इसका वायरस है। इसके जरा क्या है, तो कोरोना वायरस फैलता है, ठीक है। कब वैक्सीन लॉन्च हुआ था, तो 16 जनवरी 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च 2003, ठीक है। इसका गोल क्या था, एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया बाय 2030, ठीक है, मतलब मलेरिया को खत्म करना है 2030 तक, मलेरिया को खत्म करने इसका लक्ष्य है, ठीक है। मतलब मलेरिया किससे फैलता है, तो मलेरिया फैलता है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो से मलेरिया फैलता है। भारत में मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ, तो भारत में मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम शुरू हुआ 1953 को, ठीक है। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ, तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम हुआ 2003 में। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को शुरू किया गया। और नेशनल एलिमिनेट लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, भारत लक्ष्य है कि मलेरिया को एलिमिनेट करना, मतलब कि मलेरिया को खत्म करना है 2030 तक, ठीक है। मलेरिया को 2030 तक खत्म करना है, ठीक है, ये इसका गोल है। और मलेरिया किससे फैलता है, तो मलेरिया फैलता है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो से। भारत में मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू किया गया, तो भारत में मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को शुरू किया गया 1953 में, ठीक है। और नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, तो नेशनल वेक्टर डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम शुरू हुआ था 2003 में। याद रख लीजिएगा, ये प्रोग्राम आप लोग के एग्जाम में आएंगे ही, ठीक है, इसलिए प्रोग्राम को अच्छे से पढ़िए इसको, क्योंकि मैंने इसका एक लॉन्ग वीडियो बनाया है नेशनल प्रोग्राम का, तो आप इसमें जाके देख सकते हो। मैंने सारे प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम है, दोनों वीडियो में पूरे प्रोग्राम्स को ऐड किया है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम्स ना आप लोग तो अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रोग्राम आप लोग में आ ही सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, ठीक है, कब लॉन्च हुआ था, इसको लॉन्च किया गया था 2006 में। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस यानी कि ब्रेन में एक खतरनाक वायरस जनित बीमारी है, ठीक है, जो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है। मतलब कि जो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस है एक वायरस डिजीज है, ठीक है, जो किसको प्रभावित करती है, हमारे ब्रेन को प्रभावित करती है। ये जो बीमारी होती है मच्छर के काटने से फैलती है। खासकर कौन से मच्छर का वाहक होता है, तो खासकर ये कुलक्स मच्छर के काटने से फैलती है, ठीक है। इसका नाम जैपनीज इसलिए पड़ा क्योंकि ये सबसे पहले बीमारी जापान में पहचानी गई थी, ठीक है, जो सबसे पहले जापान में मिली थी, लेकिन अब ये भारत, नेपाल, बांग्लादेश सारे देश में फैली गई है, ठीक है। तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को होता है, तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो फैलवीवायरस फैमिली से संबंधित होता है, ठीक है। इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, तो इसका कॉजेटिव एजेंट है फैलवीवायरस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। यह संक्रमण कहाँ से आता है, अब इसका रिसीवर कौन है, ठीक है, इसका होस्ट कौन है, इसका रिसीवर कौन है, तो वायरस का जो रिसीवर है, मतलब ये जो वायरस का रिसीवर कौन सा कहलाता है, पिग, ठीक है, पिग। तो जो ये जानवर होते हैं ना, खुद बीमारी नहीं पड़ते, जो जानवर होते हैं वो खुद बीमार नहीं पड़ते, लेकिन
इसमें इनसे जो वायरस लंबे समय तक रहता है, ठीक है। ये जो मैं बताया था रिसीवर में क्या होता है, रिसीवर क्या कहलाएगा, रिसीवर खुद बीमार नहीं पड़ेगा पर उसके अंदर वायरस लंबे समय तक रहेंगे, ठीक है। अब वो लंबे समय तक इसके अंदर वायरस है तो मच्छर जब उसको काटेगा, ठीक है, तो उस मच्छर के अंदर क्या है, उसके वायरस आ जाएंगे, ठीक है, मच्छर के अंदर चला जाता है। फिर वही मच्छर जब इंसान को काटता है तो वो इंसान को बीमारी फैलाता है, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल कुलस मॉस्किटो, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस कौन क्या कहलाएगा, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो, ठीक है। जो इंसान से इंसान में ये बीमारी नहीं, पर ये जो होती है, जो जैपनीज एन्सेफेलाइटिस होती है, वो इंसान से इंसान में नहीं फैलती, ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है। क्लियर है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 5 से 15 दिन लगते हैं इंक्यूबेशन पीरियड में, मतलब काटने के 5 से 15 दिन बाद उसको सिम्टम दिखाई देते हैं। क्लियर है। तो उसको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, तेज बुखार, तीव्र दर्द, उल्टी जैसी समस्या आ सकती है। क्वेश्चन है, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ था। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ था। मैंने इसको पहले बता चुका है, इसलिए आप इसका आंसर मुझे जरूर देना कि नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, WHO के अनुसार हेल्थ की परिभाषा क्या है। तो WHO के अनुसार हेल्थ की परिभाषा है, हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज, ठीक। यानी कि WHO कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति वह नहीं जो केवल बीमार न हो, बल्कि जिसका शरीर, मन और समाज के प्रति संबंध तीनों संतुलित हो और खुशहाल हो, ठीक है। ये क्या है, WHO की परिभाषा है, ठीक है। मतलब कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज। क्लियर है। तो WHO की परिभाषा क्या आएगा, WHO ने हेल्थ की परिभाषा कंप्लीट फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। आंसर नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अजार एलिमिनेशन प्रोग्राम। काला अजार एलिमिनेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 1990 में। किसके अंडर लॉन्च किया गया था, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, तो काला अजार का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है लिस्मेनिया डोनोवानी, ठीक है। ये एक प्रोटोजोअल डिजीज है जो लिस्मेनिया डोनोवानी नामक परजीवी से होता है, ठीक है। ये मनुष्य के लीवर को, स्प्लीन को और बोन मैरो क्या करता है, अफेक्ट करता है। क्लियर है। तो लार्ज जो काला अजार का कैरियर या वेक्टर कौन सा होता है, तो काला अजार का कैरियर होता है सैंड फ्लाई, ठीक है। जो काला अजार होता है ना, वो फीमेल सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है, मतलब कि फीमेल सैंड फ्लाई के बाइट करने से फैलता है। यह संक्रमित व्यक्ति के रक्त से लिस्मेनिया डोनोवानी लेकर दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, वो संक्रमित करती है, ठीक है। तो जिसका जो होस्ट रहेगा, होस्ट कौन सा रहेगा, होस्ट इसका ह्यूमन रहेगा। वेक्टर कौन सा रहेगा, तो वेक्टर है इसका फीमेल सैंड फ्लाई। याद रखना इसका होस्ट, काला अजार का होस्ट कौन है, तो काला अजार का होस्ट रहेगा ह्यूमन, ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करती है। उसका वेक्टर कौन सा रहेगा, तो इसका वेक्टर रहेगा फीमेल सैंड फ्लाई, ठीक है। काला अजार एलिमिनेशन प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया था, तो काला अजार एलिमिनेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 1990 में। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, लिस्मेनिया डोनोवानी, ठीक है। इसका कैरियर कौन सा है, तो कैरियर है सैंड फ्लाई और उसका होस्ट है ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, फैमिली हेल्थ रिकॉर्ड में सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर कौन सा है जो फैमिली वेलफेयर प्लानिंग में मदद करता है, तो फैमिली वेलफेयर प्लानिंग में मदद करता है। इसका आंसर आएगा आंसर नंबर सी, एलिजिबल कपल रजिस्टर, ठीक है। एलिजिबल कपल रजिस्टर में वे दंपति आते हैं जिनकी पत्नी की उम्र 15 से 45 वर्ष के बीच होती है और वे बच्चा पैदा करने के लिए सक्षम, मतलब कि फर्टाइल होते हैं, ठीक है। एलिजिबल कपल रजिस्टर में इन दंपतियों की जानकारी दर्ज की जाती है, जैसे कि उसके नाम, उसकी उम्र, बच्चों की संख्या, उपयोग की जा रही परिवार नियोजन की विधि, ठीक है, इसका उपयोग होता है। तो फैमिली प्लानिंग सर्विस की योजना बनाने में, ठीक है, ये सब कंट्रासेप्टिव नहीं ले रहे हैं पहचानने में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम को इवैल्यूएशन करने में, इसलिए यह रजिस्टर फैमिली वेलफेयर प्लानिंग का सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर माना जाता है। क्लियर है। तो फैमिली हेल्थ रिकॉर्डर में सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर कौन था जो फैमिली वेलफेयर प्लानिंग मदद करता है, तो इसका आंसर आएगा एलिजिबल कपल रजिस्टर, ठीक है। एलिजिबल कपल रजिस्टर में कौन कौन कितने लोग, कौन महिलाएं आती है, तो एलिजिबल कपल रजिस्टर में वो महिलाएं आती है, मतलब कि 15 से 45 साल की उम्र, जो फर्टिलाइज करने के, मतलब कि जो प्रजनन करने की के अंदर सक्षम होती है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। फैमिली हेल्थ सर्वे किस उद्देश्य से किया जाता है, तो फैमिली हेल्थ सर्वे किस उद्देश्य से किया जाता है, तो फैमिली हेल्थ सर्वे किया जाता है स्वास्थ्य स्थिति जानने के लिए, ठीक है। जैसे घर घर जाके क्या बोलते हैं, इस सर्वे किया जाता है, तो क्यों करते हैं, ताकि उसके स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाया जाए, मतलब कि स्वास्थ्य स्थिति जानने के लिए फैमिली हेल्थ सर्वे किया जाता है।
क्लियर है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। एक एएनएम ने गांव में सर्वे किया और पाया कि 12% महिलाएं एनीमिक है। ये किस प्रकार का इंडिकेटर है? तो ये किस प्रकार का इंडिकेटर कहलाएगा? इसका आंसर आएगा आउटकम इंडिकेटर। ठीक है, मतलब कि आउटकम इंडिकेटर मतलब ये होता है जब स्वास्थ्य कार्यक्रमों या सेवाओं के परिणाम स्वरूप जो प्राप्त वास्तविक जो स्थिति पता चलती है उसे क्या बोलते हैं? आउटकम इंडिकेटर कहलाता है। जैसे कि एमएमआर के जब हम लोग सर्वे करेंगे, है ना, मतलब कि जब कार्यक्रमों के मतलब जब पता करेंगे तो इसके एमएमआर की कितना रेट है ना, आईएमआर कितना रेट है, एनीमिया की दर कितनी है, ये सभी हेल्थ आउटकम को दर्शाता है। यानी कि जो समुदाय की वास्तविक स्थिति क्या है ये आउटकम दर्शाता है। ठीक है, क्लियर है ना। तो एएनएम ने गांव में सर्वे किया और पाया कि 12% महिलाएं एनीमिक है। तो किस प्रकार का इंडिकेटर कहलाएगा? उसको जो एग्जैक्ट डाटा पता चला, मतलब कि जो आउटकम निकला तो क्या कहलाएगा? आउटकम इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हेल्दी कम्युनिटी लीड टू हेल्दी नेशन किस कथन सिद्धांत को दर्शाता है? तो हेल्दी कम्युनिटी लीड टू हेल्दी नेशन इस कथन को सिद्धांत को दर्शाएगा। तो उसका आंसर आएगा आंसर भी कम्युनिटी अप्रोचेस। यदि हर समुदाय मतलब कि विलेज, ब्लॉक, वार्ड स्वस्थ है तो पूरा देश स्वतः स्वस्थ बन जाता है। अगर हमारा विलेज, हमारा ब्लॉक, हमारा वार्ड ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा देश कैसे स्वस्थ रहेगा? इसलिए अगर हमारा देश, हमारा ब्लॉक, वार्ड स्वस्थ है तो हमारा देश भी स्वस्थ बनेगा। ठीक है, यानी ध्यान केवल इंडिविजुअल हेल्थ पर नहीं बल्कि कम्युनिटी हेल्थ पर दिया जाता है, जिसमें जन सहभागिता, सामूहिक प्रयास और सामूहिक जागरूकता शामिल होते हैं। क्लियर है। तो हेल्दी कम्युनिटी लीड टू हेल्दी नेशन किस कथन से सिद्धांत पर दर्शाता है? तो हेल्दी कम्युनिटी लीड टू हेल्दी नेशन कम्युनिटी अप्रोचेस के सिद्धांत को दर्शाता है। आंसर नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी परिवार में कम्युनिकेबल डिजीज का केस पाया जाए तो एएनएम की पहली कार्यवाही क्या होगी? तो जो एएनएम हो गया, किसी परिवार में कम्युनिकेबल डिजीज पाया जाएगा तो एएनएम क्या करेगी? सबसे पहले उसका कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करेगी, मतलब कि आंसर नंबर बी। ठीक है, यदि किसी परिवार में कम्युनिकेबल डिजीज है का केस पाया जाता है तो एएनएम की पहली कार्रवाई क्या होगी? उसकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। ठीक है, जब किसी घर या समुदाय में कोई संक्रामक रोग जैसे कि टीबी, मीजल्स, डिप्थीरिया, कोविड-19, टाइफाइड आदि का केस मिलता है तो एएनएम क्या कहेगी? एएनएम जो रहेगी, एएनएम का पहला सबसे जरूरी कदम होगा कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, यानी रोगी के संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान करना। क्लियर है। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग क्या है? तो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का मतलब होता है, इसका मतलब कि रोडगी, मतलब कि इंडेक्स केस। ठीक है, इंडेक्स केस क्या रहेगा? जो सबसे पहले हमारे पास आया है केस। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? इंडेक्स केस कहा जाता है। वो ये इंडेक्स केस के उन सभी लोगों को ढूंढना और सीधे जो उसके सीधे संपर्क में आए हैं। क्लियर है, जैसे कि परिवार के सदस्य, पड़ोसी, स्कूल या कार्यस्थल में साथी। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर 20 क्या आएगा? यदि किसी परिवार में कम्युनिकेबल डिजीज का पहला केस पाया जाए तो एएनएम की पहली कार्रवाई होगी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करना। आंसर भी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 21 की। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम भारत में कब आरंभ हुआ? तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम भारत में आरंभ हुआ 1962 को। ठीक है, मतलब कि कब स्टार्ट हुआ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम? तो इसका आंसर आएगा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च हुआ 1962 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की मुख्य सेवाएं क्या हैं? तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम क्या क्या देता है? तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो होता है स्कूल में हेल्थ चेकअप करता है ना, इम्यूनाइजेशन करता है, हेल्थ एजुकेशन देता है। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के मुख्य सेवाएं क्या क्या हैं? तो हेल्थ चेकअप, इम्यूनाइजेशन और हेल्थ एजुकेशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब शुरू हुआ? तो भारत में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू हुआ 1952 को। ये सारे प्रोग्राम्स आप लोग के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए क्योंकि इस प्रोग्राम के ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आएंगे ही। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आप लोग देख लीजिए। तो भारत का फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब शुरू हुआ? तो भारत में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू हुआ 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जेएसवाई और जेएसएसकेवाई में क्या अंतर है? ठीक है, तो जेएसवाई और जेएसकेवाई में क्या अंतर है? जो जेएसवाई होता है वो कैश इंसेंटिव होता है और जेएसएसके जो होता है वो फ्री सर्विस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यदि कोई महिला अस्पताल में डिलीवरी करवाती है तो उसे जेएसवाई के अंतर्गत 1400 रुपये दिया जाता है, मतलब कि कैश इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है, और वही उसी महिला और बच्चे को जेएसएसके के अंतर्गत मुफ्त में दवा मिलती है ना, टेस्ट जैसे कोई भी लोग जो टेस्ट वगैरह कराते हैं, एच वगैरह, है ना, तो आहार मिलता है, तो पोषण मिलता है और ट्रांसपोर्ट सुविधा मतलब कि 102 108 की सुविधाएं मिलती है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? जेएसवाई मतलब कि कैश सेंटर जिसमें 1400 रुपये दिया जाता है और जेएसएस के मतलब कि जिसमें मुफ्त दवा, है ना,
टेस्ट होता है, पोषण देते हैं मतलब कि फूड दिया जाता है, और 102 की सेवाएं दी जाती हैं। क्लियर है? तो जीएस और जेएस के बारे में अंतर समझ आ गया आप लोग को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, कम्युनिटी डायग्नोसिस करते समय डिजीज पैटर्न जानने के लिए कौन सी टेक्निक उपयोगी है? तो कम्युनिटी डायग्नोसिस करते समय डिजीज पैटर्न को जानने के लिए आंसर नंबर ऑल दबाओ, मतलब कि स्पॉट मैप है ना, पाई चार्ट और बार ग्राफ। ठीक है, कम्युनिटी डायग्नोसिस मतलब होता है किसी समुदाय, विलेज, ब्लॉक, सिटी की स्वास्थ्य स्थिति का असेसमेंट करना। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कम्युनिटी डायग्नोसिस। ठीक है, इसमें ये देखा जाता है कि समुदाय में कौन से रोग जोखिम के हैं, ठीक है, हाई रिस्क है, या स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। क्लियर है? तो डिजीज पैटर्न समझने के लिए हमें विजुअल टेक्निक फॉलो करनी पड़ती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? स्पॉट मैप मतलब कि स्थानीय मानचित्र। इसका उपयोग किसी रोग के भौगोलिक विवरण मतलब कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर किसी गांव या शहर में डेंगू या मलेरिया केस कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, यह स्पॉट मैप तुरंत दिखा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कि इसमें है पाई चार्ट। ठीक है भाई, ये पाई चार्ट, तो पाई चार्ट मतलब कि क्या होता है? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। पाई चार्ट का यूज कहाँ होता है? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि अगर किसी समुदाय में रोगों का प्रतिशत विवरण 40% एनीमिया है, 30% डायरिया है, ठीक है, और 20% अगर माल न्यूट्रिशन है। क्लियर है? और बार ग्राफ मतलब कि जैसे कि इसका उपयोग विभिन्न बीमारी है, जैसे कि आयु समूह के लिए किया जाता है, जैसे कि 0 से 5 साल के बच्चे हो गए है ना, 6 से 14 साल के बच्चे हो गए, 15 से 45 वर्ष के समूह का। ठीक है, इसमें मलेरिया की दर वगैरह देखते हैं। क्लियर है ना? तो इसमें जो क्या बोल रहा है कि कम्युनिटी डायग्नोसिस करते समय डिजीज पैटर्न जानने के लिए कौन कौन सी टेक्निक उपयोग होती है? तो स्पॉट मैप, पाई चार्ट और बार ग्राफ। क्लियर है? ये तीनों उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 26, भारत का पहला नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कौन सा था? तो भारत का पहला नेशनल प्रोग्राम था मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो था भारत का नेशनल हेल्थ प्रोग्राम था, मतलब कि पहला नेशनल प्रोग्राम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब शुरू किया गया? तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को शुरू किया गया 1985 को। 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, RNTCP का फुल फॉर्म क्या है? RNTCP का फुल फॉर्म है रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, तो RNTCP का फुल फॉर्म क्या है? RNTP से फुल फॉर्म है रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, NACP का फुल फॉर्म क्या है? तो NACP का फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म क्या है? NACP का नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, NLEP का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल लेप्रेसी एडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, NLEP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लेप्रेसी एडिकेशन प्रोग्राम। आंसर नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में टीबी नियंत्रण हेतु प्रारंभिक कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो भारत में टीबी नियंत्रण हेतु प्रारंभिक कार्यक्रम को शुरू किया गया 1962 में। ठीक है, इसमें नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1962 में। तो भारत में टीबी नियंत्रण हेतु प्रारंभिक कार्यक्रम जो शुरू किया गया था, कब किया गया था? 1962 को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, NRHM का फुल फॉर्म क्या है? तो NRHM का फुल फॉर्म है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, NRHM कब शुरू हुआ? तो NRHM को शुरू किया गया 2005 में। ठीक है, NRHM मतलब कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को कब शुरू किया गया? 2005 में इसको लॉन्च किया गया, शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, RMNCH मतलब प्लस ए का अर्थ क्या है? RMNCH प्लस ए का अर्थ है आंसर नंबर ए, मतलब कि रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ। ठीक है, RMNCH में ए का क्या अर्थ है? ए प्लस ए का क्या अर्थ है? तो रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, जननी सुरक्षा योजना किसके अंतर्गत आती है? तो जननी सुरक्षा NRHM के अंतर्गत आती है, मतलब कि आंसर नंबर बी। ठीक है, तो जननी सुरक्षा योजना लॉन्च हुआ था 12 अप्रैल 2005 में। ठीक है, किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। किसके अंडर पे? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में इसको लॉन्च किया गया था, जननी सुरक्षा योजना को। क्लियर है? ताकि गर्भवती महिलाओं को संस्थागत मतलब कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जाए और मातृ मृत्यु और शिशु मतलब कि इन्फेंट मोर्टालिटी दर को कम किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण अभियान किससे संबंधित है? तो पोषण अभियान संबंधित है माल न्यूट्रिशन से। ठीक है, पोषण अभियान का पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर
ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो पोषण का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ठीक है, मतलब कि प्रधानमंत्री पोषण अभियान, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य मतलब कि मेन ऑब्जेक्टिव है भारत से कुपोषण, ठीक है, और वास्टिंग एनीमिया को कम करना, ठीक है। तो यह जो कार्यक्रम है कब लॉन्च किया गया? तो इस कार्यक्रम को, पोषण अभियान को 8 मार्च 2018 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया। पोषण अभियान को 8 मार्च 2018 मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, नेशनल डी वार्मिंग डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल डी वार्मिंग डे मनाया जाता है 10 फरवरी को, ठीक है। नेशनल डी वार्मिंग डे हर साल 10 फरवरी को पूरे भारत में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि 1 से लेकर 19 वर्ष के बच्चों और किशोरों को आंतों में पाए जाने वाला जो इंटेस्टाइन वर्म होता है ना, उसे मुक्त करना। क्लियर है? तो नेक्स्ट नेशनल डिवॉर्मिंग डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया जाता है 10 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य है इम्यूनाइजेशन कवरेज 100%, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को, भारत सरकार ने की थी। इसका उद्देश्य ये था कि भारत के हर बच्चे और हर गर्भवती महिलाओं को आवश्यक टीकाकरण मतलब इम्यूनाइजेशन की सुविधा उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। इस सभी को, इसमें क्या आती है, जो मिशन इंद्रधनुष में जो इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं ना, उसी तरह वैक्सीन, 7 वैक्सीन को उसने क्या किया, जो सभी बच्चों को 7 वैक्सीन जो प्रिवेंटेबल डिजीज से क्या करता है, सुरक्षा देता है। तो 7 वैक्सीन आती है इंद्रधनुष में, ठीक है। कौन कौन से इसमें टीके शामिल होते हैं? तो पहला होता है BCG जो ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंट करता है, OPV जो पोलियो से प्रिवेंट करता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, ठीक है, पर्ट्यूसिस जो वुफिंका से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है टिटनस, मीजल्स और हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो 7 वैक्सीन कौन कौन सी है? BCG, OPV, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, मीजल्स और हेपेटाइटिस बी, ठीक है। ये साथ ही HIV, जिप्नेस इंसेफ्लाइटिस, रोटावायरस और न्यूमोकोकल को क्या किया, बाद में उसे जोड़ा गया। मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य क्या है? इम्यूनाइजेशन कवरेज 100%। आंसर नंबर ए। मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ था? तो 25 दिसंबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कायाकल्प अवार्ड किसे दिया जाता है? तो कायाकल्प अवार्ड दिया जाता है स्वच्छ अस्पतालों को, ठीक है। कायाकल्प अवार्ड स्कीम की शुरुआत हुई थी 2015 में, ठीक है। किसने किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भारत सरकार द्वारा की गई थी। तो कायाकल्प अवार्ड जो स्कीम है वो किसके दिया जाता है? तो स्वच्छ अस्पतालों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा भारत सरकार द्वारा की गई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य ये था कि अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को साफ सुथरा रोगी और रोगी मित्रत्व और पर्यावरण के अनुकूल इसको बनाना था, ठीक है। तो इसका जो कायाकल्प अवार्ड किसे दिया जाता है? स्वच्छ अस्पतालों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? तो टीबी मुक्त करना था 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, वुफिंग कप का कारण क्या है? तो वुफिंग कप जो होता है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है बॉडीटिला पर्ट्यूसिस, मतलब कि जिसके क्या बोलते हैं, बॉडीटिला पर्ट्यूसिस होता है, ठीक है। तो ये जो बॉडीटिला पर्ट्यूसिस जो बैक्टीरियम होता है उसका जो किस टाइप का होता है, ये ग्राम निगेटिव कोकोबैसिलस का होता है, ठीक है। यह एक रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट मतलब कि खांसी या छींकने से निकले कणों के माध्यम से तेजी से फैलता है। क्लियर है? तो ये सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है? तो सबसे अधिक प्रभावित होता है इसमें 6 महीने से लेके 5 साल के बच्चे, ठीक है। हम अब इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, और वो सबसे ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं जो बच्चे अनइम्यूनाइज्ड रहते हैं, मतलब कि इसे इम्यूनाइजेशन नहीं दिया जाता। जैसे कि तो इसका प्रिवेंट कैसे करेंगे? DPT का वैक्सीन लगाएंगे, जैसे पहली डोज देंगे 6 वीक में, दूसरी डोज देंगे 10 वीक में और तीसरी डोज देंगे 14 वीक में, मतलब कि DPT का टीका, ठीक है। और इसका बूस्टर डोज देंगे 16 से 24 मंथ में और फिर 5 वर्ष में, ठीक है। इसका जो बूस्टर डोज होता है वो 5 वर्ष में दिया जाता है। क्लियर है? यह टीका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत सर्विलेंस का क्या अर्थ है? तो सर्विलेंस मतलब होता है स्वास्थ्य निगरानी और डेटा संग्रह। आंसर नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो सर्विलेंस का मतलब होता है, सर्वे जो होता है लैटिन वर्ड से आया था सर्वाइवल करके, ठीक है। मतलब इसका आंसर होता है टू वॉच
वॉच ओवर यानी कि निगरानी रखना, किसी रोग या स्वास्थ्य समस्याओं को लगातार निगरानी मतलब कि कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन, और डेटा संग्रह मतलब कि सिस्टमिक डाटा कलेक्शन करना, ताकि समय पर रोकथाम और नियंत्रण के उपाय किए जा सके। इसे क्या बोलते हैं? सर्विलेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1962 को, इसको रिवाइज किया गया था 1997 को, इसको रिवाइज किया गया था। और नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम मतलब कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम किया गया था 2020 में। इसका गोल ये है कि टीबी को इंडिया में मतलब टीबी को क्या करना है, इंडिया से मुक्त करना है। 2025 तक टीबी को इंडिया से मुक्त करना है। ठीक है, मतलब कि भारत में टीबी नियंत्रण हेतु प्रारंभिक कार्यक्रम कब शुरू हो गया? तो भारत में टीबी नियंत्रण हेतु प्रारंभिक कार्यक्रम को शुरू किया गया 1962 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्रेसी नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो लेप्रेसी नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया 1955 में। ठीक है, मतलब और इसको रिवाइज कब किया गया? उसको रिवाइज किया गया 1983 में, इसको रिवाइज किया गया। और राष्ट्रीय लेप्रेसी जो कंट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया 1955 को। ठीक है, और उसको रिवाइज किया गया 1983 को, उसको रिवाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ? तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम शुरू हुआ 1992 को, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया गया। नेक्स्ट है, भारत में मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ? तो भारत में मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को शुरू किया गया 1953 को। ठीक है, तो भारत में मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को कब शुरू किया गया? 1953 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम मतलब कि NVBDCP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू किया गया? तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को शुरू किया गया 2003 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? तो नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया 1955 में। ठीक है, फाइलेरिया का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है क्या होता है? वर्चेनिया ब्रॉनकॉफ्टी होता है। ठीक है, जो फाइलेरियासिस जो होता है किससे फैलता है? तो फाइलेरियासिस जो होता है वो कुलेक्स मॉस्किटो की वजह से होता है। ठीक है, फाइलेरियासिस किससे फैलता है? कुलेक्स की वजह से फैलता है। और उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? वर्चेरिया ब्रॉनकॉफ्टी। ठीक है, इसके बाद उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसमें किससे फैलता है? ये वो फैलता है कुलेक्स मॉस्किटो से। ठीक है, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब मनाया जाता है? तो नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम शुरू हुआ था, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम शुरू हुआ 1955 को। क्लियर है? तो गाइस ये ना आपके पब्लिक हेल्थ जो आपके सिलेबस वाइज यूनिट 3 का क्वेश्चंस है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं अपने मन से नहीं, मतलब जो भी यूनिट आपके जो सिलेबस वाइज जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो टॉपिक दिए हुए हैं, मैं उन्हीं के क्वेश्चन निकाल रही हूँ। आप लोगों को लगता है कि इतने इजी टाइप के क्वेश्चन आएंगे क्या? बट गाइस ये आप ही के सिलेबस के अकॉर्डिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग ये आप लोग के सिलेबस वाइज के क्वेश्चन है यूनिट 3 के। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किए और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।